नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस टाइप का वीडियो है। ये रहने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का है, क्लास 12th कॉमर्स वालों का। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का, यानी कि लेखा शास्त्र का सेक्शन ए में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 अंकों का 40 प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर से जरूर देख लेना। तो पहला प्रश्न दिया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पहला ऑप्शन वेतन दिया जाएगा, दूसरा है बी में है वेतन नहीं दिया जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सी वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो उसमें वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, वेतन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कमीशन, ये सब नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर साझेदारी संलेख के अभाव में नहीं दिया जाता है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल पूंजी खाता, ऑप्शन नंबर बी केवल चालू खाता, ऑप्शन नंबर सी केवल दायित्व खाता, ऑप्शन नंबर डी पूंजी और चालू दोनों खाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी और चालू खाता दोनों खोले जाता है जब पूंजी अस्थायी हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील हो तो एक अकाउंट उसका नाम है पूंजी अकाउंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मदें लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन नंबर बी साझेदार का वेतन, ऑप्शन नंबर सी संचय में हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी और जनरल रिजर्व भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साझेदार के पूंजी खाते को, साझेदार के ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि खाते को, ऑप्शन नंबर सी आहरण खाते को, ऑप्शन नंबर डी लाभ हानि विनियोजन खाते को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहरण खाते को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि साझेदारों का दायित्व तो होता है। ऑप्शन नंबर ए सीमित, ऑप्शन नंबर बी असीमित, ऑप्शन नंबर सी साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर है, साझेदारी अनुबंध बनाना है। साझेदारी अनुबंध बनाना है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर सी असंत अनिवार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक। अगला प्रश्न, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। ऑप्शन नंबर ए औसत लाभ विधि यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन नंबर बी अधिक लाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन नंबर सी पूंजीकरण लाभ विधि यानी कि कैपिटलाइज मेथड, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम जो कि सितंबर में होगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना। और इस क्वेश्चंस का या फिर मंथली रियल टेस्ट का क्वेश्चन, मॉर्निंग असेंबली कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया गया है इस चैनल के बायो में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ख्याति है एक मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य लाभ पर औसत लाभ की अधिकता कहलाती है। वो उसका ऑप्शन है एक अधिक लाभ, निश्चित लाभ, असामान्य लाभ और सामान्य लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक लाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है कि 10 नंबर, पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000, तथा 8,000 रुपये थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति होगी। तो इसमें निकालने बोल रहा है गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट।
तो इसमें लिखने का दिक्कत है, तो आप लोग मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए गुडविल सबसे पहले आप लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद गुडविल निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग को जितना भी लाभ दिया है उसको जोड़कर जितने वर्षों का लाभ है उससे भाग देना पड़ेगा। तो जब हम लोग 6,000, 13,000 और 8,000 को जोड़ते हैं तो आ रहा है 27,000, ठीक है। 27,000 जब ये है 3 वर्षों का लाभ, तो 3 से भाग देंगे तो 3 नवा 27, तो 9,000 आ रहा है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बराबर 9,000, एवरेज प्रॉफिट बराबर 9,000। तो गुडविल बराबर क्या होता है, आप लोग फार्मूला तो याद होगा, गुडविल बराबर यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज, यानी कि 2 वर्षों के यहाँ पे क्रय दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट से गुना करेंगे 2 से, तो 9,000 गुना 2 तो आ रहा है 18,000। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18,000 इसका गुडविल का राशि हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 10 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी प्रीमियम, ऑप्शन नंबर सी लाभ, ऑप्शन नंबर डी दायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रीमियम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। बोल रहा है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को उस किसके पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। इसका ऑप्शन दिया गया है सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में, शेष बचे हुए साझेदारों के नए अनुपात में, केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के उसके अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक्स वाई जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, एक्स और वाई के बीच लाभ विभाजन का अनुपात 1:2 है। तो लाभ प्राप्ति यानी कि गेनिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हो, पहले सबको मिलता था, एक्स को भी मिलता था एक हिस्सा और वाई को भी मिलता था एक हिस्सा और जेड को भी मिलता था एक हिस्सा, जिसमें से हम लोग का पार्टनर जेड रिटायर कर रहा है, ठीक है, ये रिटायर कर रहा है। तो बाकी साझेदार यानी कि एक्स और वाई का नया है 1:2। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है किसका अनुपात में बड़ा है। देखो यहाँ पे ये एक्स का है, ये वाई का और ये जेड का। तो इसमें देखो किस में बड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, वाई का में बड़ा है। तो इसमें साफ साफ ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है केवल वाई 1/3 के अनुपात में गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो अगर इसको आप लोग फार्मूला से बनाओगे तो गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो यहाँ पे दिया है 2/3 और ओल्ड रेशियो है 1:1, ठीक है। तो आप लोग बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल वाई 1/3 के अनुपात में गेन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है कि ए बी और सी साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। बी अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 किया गया। बी अवकाश ग्रहण कर रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म है 30,000। तो 1:3 के अनुपात में क्षतिपूर्ति के लिए ए एम सी का अंशदान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है 30,000, यहाँ पे 30,000 दिया है ना, वो गुडविल ऑफ द फर्म है। तो कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है। तो गुडविल में बी का हिस्सा कितना है दोस्तों, उसका ओल्ड रेशियो है 2:5। तो हम लोग सबसे पहले बी का हिस्सा निकालते हैं। देखिए 20 शेयर, इसमें लिखने का दिक्कत है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। 30,000 गुना 2/5, तो 5 छक 30 और 6 दूनी 12। तो बी का हिस्सा गुडविल में आ रहा है 12,000, जिसमें से ए और सी जो गेन कर रहे हैं 1:3 के अनुपात में, तो वो लोग के द्वारा बी को कितना राशि मिलेगा गुडविल का। तो उसको निकालने के लिए हम लोग 12,000 को उनके हिस्से से गुना करेंगे 1/4। ये हम लोग निकाल रहे हैं ए का, ए कितना देगा, ठीक है। तो 4 तिया 12 हो गया, तो 3,000 देगा ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए का 3,000 और बी का निकालते हैं सी का निकालते हैं। सी बराबर हो जाएगा 12,000 और सी का हिस्सा कितना है दोस्तों यहाँ पे 3। तो 12,000 गुना 3/4, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3,000 और 9,000 ए सी अपने हिस्से देंगे गुडविल का बी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाना चाहिए। सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, बचे हुए साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, बचे हुए साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसी साझेदार के रिटायर करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उसके भाग की ख्याति के साथ, फर्म की ख्याति के साथ, शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके भाग की ख्याति के साथ उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न दिया है कि 17 नंबर में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के पर, साझेदारी फर्म के विघटन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न है 18 नंबर, ए, बी और सी 5, 3, 2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है तो प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो निकालने से पहले आप लोग को इसमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, तो ये हमको लगता है कि ये केस 1 का है, रिटायरमेंट का केस 1 का है। तो केस 1 में क्या था, जो रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा को ढाप लेंगे। जैसे कि ए का हिस्सा है 5, तो 5 को ढाप देंगे, तो बी और बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, 3:2। तो ये होगा न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो भी दिया गया है। तो हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, गेनिंग रेशियो बी का गेन निकालते हैं। ठीक है, बीज गेन। दोस्तों लिखने का दिक्कत है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। न्यू कितना है दोस्तों, बी का 3/5, और माइनस ओल्ड कितना था 3/10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 10। तो यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10, 5 2 2 6, 6 माइनस 3, तो आ रहा है इसका 20 का, आ रहा है 20 का 3/10। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, 3/10 आ रहा है। और हम लोग निकालते हैं सी का। तो सी का भी गेन निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। तो सी का न्यू था 2/5 माइनस 2/10, तो इसका हो जा रहा है 4 माइनस 2। इसका भी वही सेम, यानी कि 3:2 के अनुपात में दोनों गेन कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है कि 19 नंबर में एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं और लाभों को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और एक्स वाई से 1/10 तथा जेड वाई से 1/5 ग्रहण करता है। तो लाभ विभाजन अनुपात यानी कि न्यू रेशियो निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात को नोटिस कीजिए कि एक्स यानी कि वाई अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, वाई का हिस्सा कितना है 3/10। तो वाई से 1/10 ग्रहण करता है, और जेड वाई से 1/5, यानी कि वो वाई का हिस्सा एक्स और जेड अपना हिस्सा मतलब कि वाई का हिस्सा ले रहे हैं। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए मतलब कि वो लोग ले रहे हैं, यानी कि वो लोगों का हिस्सा में ऐड हो रहा है। तो हम लोग निकालते हैं एक्स का न्यू रेशियो। तो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो कितना है एक्स का 5, पहले मिलता था 5/10, उसमें से और मिलेगा 1/10। तो उसमें इसका एलसीएम हो जाएगा 10, और इसका हो जाएगा 6/10। ठीक है, ये होगा एक्स का। अब वाई का जेड का निकालते हैं। जेड का इसका मिलता था पहले 2/10, फिर से मिलेगा 1/5। यहाँ पे दिखा ना, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, उसी को मैं बोल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। पहले मिला था इतना, फिर और मिलेगा, तो ऐड हो रहा है ना उन लोगों में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10 और 2 + 2, तो इसका 4 आ रहा है, यानी कि 6:4 आ रहा है। तो इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये यानी कि 3:2 इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। ठीक है, और आप लोग ये भी कमेंट करना कि आप लोगों को क्या चाहिए, डॉक्टर एस के सिंह का अकाउंटेंसी का जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यानी कि एक लॉन्ग आंसर, उसको मैं बना के आप लोगों को समझाऊंगा। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करता है तो कंपनी द्वारा प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकती है आवेदन राशि के साथ, आवंटन के साथ, कॉल के साथ, और इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जब कोई कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करता है तो कंपनी द्वारा प्रीमियम की राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवंटन के साथ। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंश आवेदन खाता है, व्यक्तिगत खाता या वास्तविक खाता या नाममात्र का खाता या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाता। अगला प्रश्न है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी है, एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, एक प्राकृतिक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति। अगला है, प्रतिभूति प्रीमियम को तुलन पत्र में किस मद में दर्शाया जाता है। ऑप्शन है संचय और अधिशेष, विविध व्यय, वर्तमान देनदारियों और अंश पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचय और अधिशेष में। अगला, शेयर जारी किए जा सकते हैं एट पर में, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि समता में, प्रीमियम में, ये दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट करना कि क्या आप लोगों को बीएमटी और अकाउंटेंसी का क्वेश्चंस का आंसर, यानी कि जैसे कि एक्सरसाइज का होता है ना क्वेश्चन, उसका हल चाहिए क्या, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं नोट भी मतलब कि बता दूंगा आप लोग का बीएमटी का और अकाउंटेंसी का। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। उसका क्या बोलते हैं, चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन रहता है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसका मैं हल बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, एक कंपनी की दायित्व में शामिल पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राथित पूंजी या पूर्णदत्त पूंजी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णदत्त पूंजी। अगला है, जब शेयरों को जब्त कर लिया जाता है तो शेयर पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शेयरों का नाममात्र मूल्य के साथ, शेयरों का बाजार मूल्य के साथ, शेयरों का याचित मूल्य के साथ, शेयरों का पूर्णदत्त मूल्य के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयरों का नाममात्र मूल्य के साथ। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि शेयरों के पूर्ण निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ को स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पूंजी संचय में, ऑप्शन नंबर बी, आयात संचय में, ऑप्शन नंबर डी है सी और डी है लाभ और हानि खाता में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पूंजी संचय में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब्त किए गए शेयरों के पूर्ण निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शेयर पूंजी खाता से, शेयर जब्ती खाता से, सी में है लाभ हानि खाता से, सामान्य रिजर्व खाता से। तो 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर जब्ती खाता से। अगला प्रश्न है, शेयर धारकों को मिलता है, ब्याज मिलता है कि लाभांश मिलता है कि कमीशन मिलता है कि लाभ मिलता है। शेयर धारकों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न है, अगर समता शेयर 10 रुपये प्रत्येक 12 रुपये प्रत्येक पर जारी किया जाता है तो इसे कहेंगे प्रति शेयर पर जारी करता है तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एट प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पर जारी किया। 10 रुपये वाले शेयर को 12 रुपये में, यानी कि 2 रुपये बढ़ाकर, तो इसको एट प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। अगला दिया है प्रश्न संख्या 31, अधिकतम पूंजी जिसके आगे किसी कंपनी को शेयर जारी करके धन जुटाने की अनुमति नहीं डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, निर्गमित पूंजी, आरक्षित पूंजी, अधिकृत पूंजी, सब्सक्राइब्ड पूंजी। तो 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकृत पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, लाभांश आमतौर पर भुगतान किया जाता है अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, याचित पूंजी पर, पूर्णदत्त पूंजी पर। तो 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णदत्त पूंजी पर। आप लोग का अगला प्रश्न है 33 नंबर, रमन लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 10,000 8% ऋण पत्र 10 रुपये प्रीमियम पर जारी किए। यह 8% ऋण पत्र खाते में क्रेडिट करेंगे, कितने रुपए करेंगे, 10 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, ऋण पत्र धारक हैं कंपनी के मालिक, कंपनी के देनदार, कंपनी के लेनदार, कंपनी के प्रोमोटर। तो 34 नंबर का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेनदार हैं, ठीक है। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 35 नंबर, एक ऋण पत्र धारक हकदार है निश्चित लाभांश का, मुनाफे में हिस्से का, कंपनी में मतदान अधिकार का और निश्चित दर पर ब्याज का। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित दर पर ब्याज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, लेजर खाता, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संपत्ति बैलेंस शीट में अस्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत नहीं दिखाई जाती है? ख्याति, गुडविल, प्राप्त बिल, बिल रिसीवेबल, भवन, वाहन। तो 37 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, निम्न में से कौन सी संपत्ति बैलेंस शीट में अस्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत नहीं दिखाई जाती है? ख्याति, बिल रिसीवेबल, भवन या वाहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल, प्राप्त बिल। ठीक है। अगला प्रश्न, कंपनियों की बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है क्षैतिज प्रारूप में, लंबवत प्रारूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश उत्पाद हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम। अगला है, चालू दायित्व में शामिल है विविध लेनदार, ना चुकाए गए लाभांश, अल्पकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और पीडीएफ भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया है इस चैनल के बायो में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।